Hello students, welcome again. So in last lecture we discussed the phenomena of mutation which was discovered by Hugo de Vries. So in this lecture we are going to discuss pedigree analysis, in which we discuss the chromosomal disease and डिजीज विच आर लिंक्ड टू जीन, मीन्स जो जेनेटिक डिजीज है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं और पेडिग्री एनालिसिस को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कल जब हम म्यूटेशन कर रहे थे तो उसमें कुछ आपका टेक्निकल इश्यूज के कारण वीडियो में जो वॉल्यूम थी वो चली गई थी, तो उसमें एक पार्ट जो था वो रह गया था। हम उसको कवर कर लेते हैं। जो क्रोमोजोमल म्यूटेशन थी उसमें जो फोर्थ टाइप था वो था आपका ट्रांसलोकेशन। हम डिलीशन कर चुके थे। डिलीशन में क्या था, कोई क्रोमोसोम का पार्ट डिलीट हो जाए, डुप्लीकेशन में डुप्लीकेट हो जाए, इन्वर्जन में 180 डिग्री पे घूम के और उल्टा जुड़ जाए। फिर आपका था ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है कि जो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनके बीच में एक्सचेंज हो जाए, मीन्स क्रॉसिंग ओवर हो जाए। नॉर्मली तो गैमेट बनते हैं जब क्रॉसिंग ओवर होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, लेकिन ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, दो नॉन होमोलोगस जो क्रोमोसोम होंगे उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखो ABCDEF ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और GHIJKL ये एक क्रोमोसोम है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर होने से क्या हुआ, ABC और इसके पास इसका आ गया दूसरे वाले क्रोमोसोम का JKL, ऐसे ही GHI और दूसरे वाले का इसके पास हो गया। मीन्स यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गई बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। ट्रांसलोकेशन वो सबसे डेंजरस म्यूटेशन होती है क्योंकि इससे ब्लड कैंसर होने के चांसेस होती है। इससे जो आपका म्यूटेशन के बाद जो क्रोमोसोम बनता है, ठीक है, वो ल्यूकेमिया का कारण बनता है, जो ब्लड कैंसर है। इससे आपका डाइडेल्फिया जो क्रोमोसोम है वो बनता है, ठीक है, जिससे ब्लड कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मूव करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। कि जेनेटिक ट्रेट्स को किसमें सेवरल जनरेशंस में स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। मेंडल ने पी के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए, तो पी प्लांट की तो लाइफ साइकिल छोटी थी, वो तो उनको बार बार में क्रॉस करा के देख सकता था कि पेरेंट में डिजीज है या नहीं, थर्ड जनरेशन में आएगी नहीं, F2 में आएगी नहीं। लेकिन ह्यूमंस में तो एक जनरेशन को स्टडी करना मुश्किल है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पूरी फैमिली की जो पेडिग्री है उसको एनालाइज करते हैं। मीन्स हम ये देखते हैं कि सपोज किसी मेल में कोई दिक्कत है, कोई डिजीज है उसको, तो हम देखेंगे उसके फादर या मदर में तो किसी को डिजीज नहीं थी, या उनके जो ग्रैंडफादर थे उनको तो डिजीज नहीं थी। तो उससे ही हम पेडिग्री एनालिसिस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो आने वाली जनरेशन होगी उसके अंदर डिजीज हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या है, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन, मीन्स कई जनरेशन में हम उसको स्टडी करते हैं ऑफ ए फैमिली, एक ही फैमिली की, उसको हम क्या बोलेंगे, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, क्लियर है। इट हेल्प्स इन जेनेटिक काउंसलिंग टू अवॉइड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि आने वाली जो आपकी जनरेशन होगी उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होगी या नहीं, जिससे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब पेडिग्री एनालिसिस है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ सिंबल्स है जो हम यूज करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के दौरान। वो क्या है, जो आपका ये है स्क्वायर, इसको मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर का यूज किया जाता है नॉन अफेक्टेड मेल के लिए, ठीक है, मीन्स जिसको कोई डिजीज नहीं है, नॉर्मल मेल के लिए स्क्वायर, नॉर्मल फीमेल के लिए सर्कल, ठीक है। और अगर सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है, मीन्स हमें पता नहीं है मेल है या फीमेल है, तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। फिर अगर मेल अफेक्टेड है तो रेड से शो करेंगे, ठीक है, मीन्स रेड स्क्वायर से अफेक्टेड मेल, रेड सर्कल से अफेक्टेड फीमेल, और सेक्स अनस्पेसिफाइड है तो उसको रेड से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। एक लाइन है बीच में मेल और फीमेल में, अब ये मेल क्या है स्क्वायर, ये है फीमेल, तो इनके बीच में एक लाइन है, तो इसको हम मेटिंग बोलेंगे,
ठीक है। अगर 2 लाइन है तो मीन्स मेटिंग है वो रिलेटिव के बीच में है, ठीक है। मीन्स मेल और फीमेल है, उनका क्लोज रिलेशन है, मीन्स वो रिलेशन में है, उनकी मेटिंग को शो करती है डबल लाइन, ठीक है। क्लियर है। इसमें हम क्या करते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, जो आपके पेरेंट्स हैं उनको ऊपर रखते हैं और उसके नीचे उनके आने वाली जनरेशन्स को, ठीक है। क्लियर है। और जो पहले बर्थ होगी जिस चाइल्ड की, उसको किस साइड में रखा जाएगा, लेफ्ट में, ठीक है। मीन्स ये आपका मेल है, ये फीमेल, इनसे लड़की हुई तो ये लड़की पहले हुई तो इसको हमने लेफ्ट में रखा, उसके बाद लड़का हुआ तो उसको हमने इस साइड रखा, ठीक है। क्लियर है। पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। अब देखो मेल को कोई डिजीज नहीं, फीमेल को कोई डिजीज नहीं, लेकिन जो इनका लड़का है उसको क्या है, डिजीज है, तो इसको हमने किससे शो किया, रेड से, ठीक है। क्लियर है। अगर दो हमने ऐसे लाइन लगा रखी है दोनों मीन्स फीमेल के बीच में, ये जो आपका है ये आइडेंटिकल ट्विन को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विन को शो करने के लिए ये सिंबल है, नॉन आइडेंटिकल के लिए क्या होगा, ये वाला सिंबल होगा, ठीक है। मीन्स नॉन आइडेंटिकल के लिए ऐसा होगा, सिर्फ वो ऐसे जुड़े होंगे बीच में, अगर ऐसे हम जोड़ दें तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, और अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो ये आपके नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके सिंबल्स हैं जिनको हम ड्यूरिंग पेडिग्री एनालिसिस यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो फिर बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो है आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर और सेकंड है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो जो आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो है आपके जीन डिसऑर्डर, मींस न्यूक्लियोटाइड पे अगर कोई चेंज आ रहा है, किसी जीन में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है। मींस कोई आपकी जीन है उसमें कोई दिक्कत है, उसमें म्यूटेशन है या और कोई दिक्कत है, तो उन डिजीज को बोलते हैं हम मेंडेलियन डिसऑर्डर या आपका जीन डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि जो आपका जीन है वो अगली जनरेशन में जब इनहेरिट होती है तो वो जो मेंडल के लॉज हैं उनको फॉलो करती है, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंगल जीन में अल्टरेशन देखने को मिलेगा या म्यूटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। इट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कि जब ये जो इफेक्टेड जीन है ये दूसरी जनरेशन में जाती है तो ये जो मेंडल्स ने जो लॉ दिए थे उनको ये फॉलो करेगी जब नेक्स्ट जनरेशन में ये पास होगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर या जीन डिसऑर्डर के, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिलाइन कीटोनुरिया और थैलेसीमिया। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर। मीन्स ये जितने भी डिजीज हैं इनमें सिर्फ एक सिंगल जीन में डिफेक्ट है, ठीक है। सिर्फ सिंगल जीन में डिफेक्ट है जिसके कारण ये डिजीज कोज हो रही है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। क्लियर है। ये आपका जो जीन है ये रिसेसिव भी हो सकती है और डोमिनेंट भी हो सकती है। सेकंड है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये कैसे होंगी कि अगर आपका क्रोमोसोम है उसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। भाई हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल 46 क्रोमोसोम है, अगर किसी कारण क्रोमोसोम 45 हो जाए तो भी क्रोमोसोमल क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गए। 47 हो गए तो भी क्रोमोसोमल क्या हो गए, एबनॉर्मल हो गए, ठीक है। इनके अरेंजमेंट में कोई दिक्कत हो जाए तो मीन्स यहाँ पर जो डिफेक्ट है वो किसके अंदर है, क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। डिफेक्ट किसमें है, क्रोमोसोम के लेवल पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। कोज ड्यू टू दी एब्सेंस, मीन्स या तो कोई कम हो, 45 हो गए कम हो गया, और एक्सेस 47 हो गई, और एबनॉर्मल मीन्स किसी की कोई आर्म में दिक्कत हो जाए, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, तो इस तरह की डिजीज को क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मलिटी आएगी, मीन्स या तो कम हो जाए क्रोमोसोम या ज्यादा हो जाए या उनके अरेंजमेंट में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, तो वो कहलाएंगे आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसके एग्जांपल क्या है, डाउन सिंड्रोम है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, और भी होता है आपका एडवर्ड सिंड्रोम है, ठीक है।
ये सब आपके सारे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मूव करें। अब हम एक एक जो डिजीज है, जो आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर है, उनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा हीमोफीलिया। ठीक है, फर्स्ट डिजीज कौन सी है? हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मीन्स जो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करेंगे, मीन्स हमें ब्लीडिंग होगी, हमें कोई कट लग गया, कोई चोट लग गई, तो उससे हमारा ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी देर बाद हमारे अंदर एक कैस्केड काम करता है जिससे कि ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं कई सारे, फैक्टर 8 है, 11 है, 12 है, 9 है। ठीक है, ऐसे तो वो सारे ब्लड क्लॉट कर देते हैं और हमारी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। लेकिन जिस पर्सन को हीमोफीलिया होगी उसके अंदर वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं कई सारे, वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, जिससे अगर एक बार ब्लीडिंग होगी, मीन्स एक बार कट लग गया, तो जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं होती, कंटिन्यूसली जो ब्लड है वो निकलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? दूसरा, ये जो आपका डिजीज है, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। क्या है? दो चीजें हैं यहाँ पर, सेक्स लिंक्ड है, ठीक है, और रिसेसिव डिजीज है। और जो जीन है हीमोफीलिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक्स क्रोमोजोम पे है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोजोम पे। सपोज आपका ये है एक्स, ये है आपका वाई, ये है एक मेल। अगर इसको डिजीज है, ठीक है, अगर इसको डिजीज है तो ये जो डिजीज कोजिंग वाली जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होगी? एक्स क्रोमोजोम के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? रिसेसिव डिजीज है मीन्स जो एक्स, जब आपका रिसेसिव उसमें आएगा तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, क्लियर है? मीन्स अगर फीमेल है, फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोजोम है, दूसरा एक्स क्रोम, क्योंकि उसके पास तो दोनों एक्स क्रोमोजोम है, उसके पास अगर एक एक्स क्रोमोजोम पे आपका हीमोफीलिया की जो डिजीज की जो जीन है, हीमोफिलिक जो जीन है वो प्रेजेंट है, तो ये जो फीमेल है इसको डिजीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास एक और एक्स क्रोमोजोम है जो कि डोमिनेंट है। ठीक है, ये क्या है? डोमिनेंट है। क्लियर है? तो ये इसके एक्सप्रेशन को दबा देगा, तो इस फीमेल को डिजीज नहीं होगी, ये कैरियर होगी। ठीक है, ये कैरियर होगी मीन्स ये आगे डिजीज को पास कर सकती है। इसको डिजीज नहीं है क्योंकि इसके पास दो क्रोमोजोम है, एक नॉर्मल है, तो नॉर्मल वाले पे जो जीन होगी वो डोमिनेंट होगी, और ये डिजीज कैसी है? रिसेसिव है। तो इस केस में जो आपका फीमेल होगी वो कैरियर होगी। ठीक है, क्या होगी? कैरियर। लेकिन मेल में क्या है? एक ही एक्स क्रोमोजोम है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगी, इसको दबाने के लिए दूसरा एक्स क्रोमोजोम नहीं होता। तो मेल के अंदर एक्स क्रोमोजोम अगर उसके अंदर आपका डिजीज कोजिंग जीन है तो वो एक्सप्रेस कर देगी। तो हमें हीमोफीलिया में मोस्टली जो केस मिलेंगे वो मेल मिलेंगे। ठीक है, फीमेल के अंदर हीमोफीलिया बहुत कम देखने को मिलेगा, मेल के अंदर देखने को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोजोम है और उसी के ऊपर अगर जो आपका जीन है वो डिफेक्टेड जीन है हीमोफीलिया की, तो उसको वो डिजीज हो जाएगी। जबकि फीमेल के पास, फीमेल को चांस कब होंगे हीमोफीलिया होने के? ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस करेंगे जब देखते हैं। ठीक है, द डिफेक्टिव इंडिविजुअल कंटिन्यूसली ब्लीड टू ए सिंपल कट, ये हम बात कर चुके हैं। एक सिंपल कट भी अगर लग जाता है तो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहेगी, वो स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, एक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होती है हीमोफिलिक जीन। क्या होता है? आपका जो नॉर्मल जीन होगी वो तो होती है HbA, ठीक है, और जो आपका हीमोफिलिक जीन है वो होती है HbS। क्लियर है? HbA नॉर्मल जीन है और HbS है आपका हीमोफिलिक जीन। ठीक है, क्लियर है? तो अगर फीमेल है उसके पास क्या होता है? HbA है और HbS है, तो वो यहाँ पर कैरियर है। क्यों? क्योंकि HbA जो है ये डोमिनेंट जीन है और HbS जो है वो रिसेसिव जीन है। अब आपको पता है कि डोमिनेंट जो जीन होती है वो रिसेसिव को क्या सुप्रेस कर देती है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगी। तो अगर फीमेल के पास तो क्या है? दो एक्स क्रोमोजोम, ठीक है, तो एक एक्स क्रोमोजोम के तो पास है HbA जो कि डोमिनेंट है, दूसरे एक्स क्रोमोजोम के पास है HbS जो कि रिसेसिव है। ठीक है, तो अब जो ये डोमिनेंट है ये इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगी, तो मीन्स इसको डिजीज नहीं होगी फीमेल को। लेकिन इसके पास
एक एक्स क्रोमोजोम है उसके पास HbS है, तो ये अगली जनरेशन में इसको पास कर सकती है। मीन्स ये डिजीज नहीं है लेकिन ये कैरियर है, ये आगे पास कर सकती है इस जीन को। ठीक है, क्लियर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इन दिस डिजीज ए सिंगल प्रोटीन दैट इन्वॉल्व इन दी क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। इसमें जो प्रोटीन है ब्लड क्लोटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो अफेक्टेड होता है। ठीक है, द डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। ये किससे पास होता है? ट्रांसमिटेड फ्रॉम दी अनअफेक्टेड, मीन्स उसको डिजीज नहीं है, कैरियर, लेकिन उसके पास एक जीन है जो रिसेसिव है, वो आपका आगे पास कर सकती है टू मेल प्रोजेनी। ठीक है, क्लियर है। देखो चलो इसका चार्ट देखते हैं। ये है आपका फादर विद हीमोफीलिया, XY है, इसको हीमोफीलिया है। ठीक है, क्योंकि X के ऊपर जो जीन है वो है हीमोफिलिक जीन, H जो आपको शो कर रखा है वो है आपका HbS, मीन्स हीमोफिलिक जीन है वो है। तो यहाँ पर इस X को दबाने के लिए दूसरा X प्रेजेंट नहीं है, तो ये अपने आपको यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया, तो इसको डिजीज हो गई। दूसरी जो फीमेल है वो अनअफेक्टेड है, नॉर्मल फीमेल है। ठीक है, क्या है? नॉर्मल फीमेल, उसको ना वो कैरियर है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अब नो सन विल हैव हीमोफीलिया। ठीक है, कोई भी जो सन है उसको हीमोफीलिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब देखो इससे कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे आपका, इससे सपोज X क्रोमोजोम आया। ठीक है, क्या आया? X क्रोमोजोम, और वो इस X क्रोमोजोम के साथ चला गया, तो मीन्स यहाँ पर XX हो गया और X हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी फीमेल होगी, XX है तो फीमेल है, और एक H प्रेजेंट है तो मीन्स दूसरा X नॉर्मल है, तो ये फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी, इसको डिजीज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये कैरियर होगी, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, तो ये क्या होगी? कैरियर होगी, तो ये होगी आपकी कैरियर फीमेल। ठीक है, मीन्स एक X के पास क्या है? हीमोफिलिक जीन है, दूसरा नॉर्मल है, तो वो इसको स्प्रेस कर देगा। तो ऑल डॉटर विल बी कैरियर, तो जितनी भी डॉटर होंगी वो अफेक्टेड नहीं होंगी, उनको डिजीज नहीं होंगी, लेकिन वो कैरियर है। ठीक है, क्लियर है। मेल जो है देखो इससे आया आपका Y। ठीक है, क्लियर है। जो आपका मेल था, हीमोफिलिक मेल था, उसका Y तो नॉर्मल है, क्योंकि ये X लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो Y तो नॉर्मल है, तो Y आ गया। ये आपका फीमेल थी, ये नॉर्मल थी, तो इससे X आ गया। ठीक है, तो जो मेल होगा वो नॉर्मल होगा, इसको कोई भी डिजीज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब जो फीमेल थी वो क्या थी? आपकी कैरियर फीमेल थी। ठीक है, उसके पास क्या था? एक हीमोफिलिक जीन थी एक X पर। ठीक है, अब उसकी शादी होती है, जो फादर है वो अनअफेक्टेड है बाई हीमोफीलिया, इसको कोई भी डिजीज नहीं है, इसकी शादी हो जाती है कैरियर फीमेल के साथ। किसके साथ होगी? कैरियर फीमेल के साथ। अब इनके जो चाइल्ड्स होंगे उनके अंदर देखो पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, क्लियर है। तो सपोज आपका X है, जो मेल से जो X आया, ठीक है, क्लियर है, तो वो X आया, ये केस है आपका, मेल से X आया, तो मेल के पास तो मेल तो अनअफेक्टेड है, नॉर्मल मेल है, तो उससे X आया, ये एक X आया इससे, जो आपका नॉर्मल वाला X है, तो आपका फीमेल होगी वो नॉर्मल होगी। मीन्स 4 चांसेस बनेंगे आपके। ठीक है, तो 25% जो डॉटर होंगी वो बिल्कुल नॉर्मल होंगी, ना वो कैरियर होंगी, ना उनको डिजीज होगी। ठीक है, क्लियर है। अगर जो आपका मेल है उसका X और जो फीमेल है उसका नॉर्मल X, जिसके को नॉर्मल है मीन्स उसके पास डिजीज कोजिंग जीन नहीं है, तो वो होंगे आपके नॉर्मल। ठीक है, फिर अगर दूसरा केस मेल का Y, ठीक है, और फीमेल का ये वाला X वही, ये अगर आते हैं तो भी आपके 25% जो मेल होंगे वो क्या होंगे? आपके सन वो विदाउट हीमोफीलिया। क्यों होंगे? क्योंकि Y तो नॉर्मल है और ये वाला X है, ये भी नॉर्मल है, तो जो आपका सन होगा वो भी क्या होगा? नॉर्मल होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो दिक्कत कहाँ होगी? अगर ये जो X है आपका, जिसके पास हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है, ये फ्यूज करता है आपके
इस Y के साथ, ठीक है, इस Y के साथ अगर फ्यूज किया तो अब हो गया एक X जिसके पास हीमोफिलिक जीन है और दूसरा Y। तो यहाँ पर जो X जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगी और मेल को डिजीज हो जाएगी, क्योंकि इसके पास दूसरा Y क्रोमोजोम है जो कि उसको एक्सप्रेस होने से नहीं रोक सकता। ठीक है, क्लियर है। तो इस केस में मेल क्या होगा, मेल को डिजीज होगी, जो सन है उसको हीमोफीलिया होगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा जो केस है उसमें देखो, जो ये एक्स है ये आया और दूसरा ये एक्स आया, तो एक एक्स तो नॉर्मल है और एक में है हीमोफिलिक जीन। तो हमें पता है अगर एक नॉर्मल एक्स है तो वो हीमोफिलिक एक्स को स्प्रेस कर देगा, उसकी जो जीन है उसको स्प्रेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फीमेल होगी उसको डिजीज नहीं होगी, लेकिन इसके पास एक जीन हीमोफिलिक जीन है तो ये कैरियर की तरह काम करेगी। जैसे इसकी माँ कैरियर थी, उसने डिजीज को आगे कैरी किया और मेल को डिजीज हो गई, ऐसे ही इसकी जो बेटी है वो भी क्या होगी, कैरियर होगी। इसको खुद को डिजीज नहीं है, लेकिन ये आगे जनरेशन में डिजीज को पास कर सकती है। ठीक है, तो समझ में आया कि रिसेसिव का मतलब क्या है, कि अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है तो उसमें जो फीमेल होगी उसमें चांसेस कम है डिजीज होने के, मेल के अंदर ज्यादा है क्योंकि मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोजोम है। ठीक है, फीमेल के अंदर किस केस में डिजीज होगी वो भी हम देखो डिस्कस कर लेते हैं। अगर जो आपका फीमेल है वो कैरियर है, ठीक है, चलो यही केस ले लिया हमने, फीमेल कैरियर है, मेल है, मेल भी आपका क्या है, हीमोफिलिक। ठीक है, इसको भूल जाओ, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये है एक मेल और ये है एक फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल। अब अगर हमें चाहिए कि जो फीमेल है वो उसको डिजीज किस केस में होती है, उसको डिजीज उस केस में होगी अगर उसके जो फादर है उनको हीमोफीलिया है और मदर है वो कैरियर है। ठीक है, मदर है वो कैरियर है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि उनसे जो आपका डॉटर हो उसको डिजीज हो सकती है। मीन्स इसका ये जो एक्स है ये और इसका जो ये एक्स है, मीन्स एक्स एच और एक्स एच। ठीक है, अगर दोनों एक्स के पास क्या प्रेजेंट है, हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है, तो इस केस में दोनों रिसेसिव होगी तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगी और जो डॉटर है उसको डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए चांसेस ऑफ डिजीज है वो फीमेल्स के पास कम है, क्योंकि फीमेल के अंदर डिजीज होने के लिए पेरेंट का हीमोफिलिक होना और उसकी मदर का कैरियर होना जरूरी है। ठीक है, उस केस में ही जो डॉटर है उसको डिजीज हो सकती है। अदरवाइज अगर फीमेल कैरियर है और मेल नॉर्मल है तो डॉटर को डिजीज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। ये देखो, अब दूसरा केस देखो, इसमें वही शो कर रखा है कि मेल है वो उसको डिजीज है और फीमेल है वो कैरियर है, तो इसमें क्या होगा, वही आपका 20% जो सन है वो तो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। क्यों नॉर्मल होंगे, क्योंकि y अगर इस नॉर्मल x के साथ जाता है तो नॉर्मल है। ठीक है, दूसरा केस फीमेल है वो उसको हीमोफीलिया हो गया। कैसे हुआ, अगर ये XH है और ये फीमेल का XH है, ये दोनों साथ आ गए तो XH XX मीन्स दोनों रिसेसिव जीन जो हीमोफिलिक जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी वो एक में आ गई डॉटर में, तो अब यहाँ पर वो रिसेसिव है, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में आ गई तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगी। अब तक ये किस में थी, हेटेरोजाइगस में थी, मीन्स एक एक्स नॉर्मल होता था और एक आपका रिसेसिव होती थी। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आपको पता है रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। ठीक है, लेकिन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आती है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है और यहाँ पर जो डॉटर है उसको डिजीज होगी। ठीक है, क्लियर है। दूसरा केस हम देख चुके, अगर जो आपका ये एक्स है कैरियर का और ये आपका वाई है, ये आएगा तो जो मेल होगा उसको डिजीज होगी और ये होगी आपकी कैरियर। ठीक है, क्लियर है। तो चांसेस ऑफ जो फीमेल सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, फीमेल को डिजीज कब होगी हीमोफीलिया, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगी। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव जब उसके पास होंगी जीन, मीन्स उसके पास अगर XH और XH है तभी वो डिजीज कोज उसके अंदर हो सकती है। ठीक है, फीमेल बिकमिंग hemophilic is extremely rare because mother of such female at least carrier and the father should be hemophilic। मीन्स फीमेल के अंदर डिजीज तभी हो सकती है जब उसकी मदर कैरियर है और फादर हीमोफिलिक है। ठीक है,
अफेक्टेड ट्रांसमिट द डिजीज ओनली टू द सन नॉट टू द डॉटर। ठीक है, कि जो अफेक्टेड आपका क्या है, वो जो होते हैं उनको सन को आपका डिजीज है वो फैलाते हैं, डॉटर को नहीं करते ट्रांसमिट। ठीक है, डॉटर कैन रिसीव द डिजीज फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर। ठीक है, जो डॉटर है वो डिजीज उसको कब होगी, जब फादर के पास भी डिजीज है और मदर भी कैरियर है, तभी उसको डिजीज हो सकती है, वो रिसीव कर सकती है। ठीक है, क्लियर है। सेकंड है आपका कलर ब्लाइंडनेस। क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो भी आपका जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगी उसको जो कलर है उसको पहचानने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जनरली जो आपका दो कलर होते हैं, ग्रीन और रेड। ठीक है, और भी कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में आपको जो कलर ब्लाइंडनेस जिसके अंदर होगी उनके अंदर आपको ग्रीन और रेड कलर को उनको पहचान नहीं सकते, उनको ग्रीन और रेड कलर येलोइश दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ग्रीन और रेड में, उनको दोनों कैसे दिखाई देते हैं, येलो। ठीक है, क्लियर है। क्या है, देखो ये भी क्या है आपका एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर इन विच पर्सन कैन नॉट आइडेंटिफाई फ्यू कलर्स, की जो पर्सन है वो कुछ कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, और ये भी एक्स लिंक्ड है। तो मीन्स फिर अगेन अगर एक्स लिंक्ड है तो फीमेल कैरियर होगी और मेल को डिजीज होने के चांसेस वो ज्यादा होंगे। द नॉर्मल ह्यूमन रेटिना कंटेन्स टू काइंड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। जो नॉर्मल ह्यूमन है उसके पास दो तरह की सेंसिटिव सेल्स हैं। ठीक है, रोड सेल एक्टिव ओनली इन लो लाइट, ये लो लाइट में एक्टिव होती है, एंड कोन सेल ये इंपॉर्टेंट है, एक्टिव इन नॉर्मल डे लाइट। कि नॉर्मल अगर हम दिन की बात करें तो एक्टिव सेल कौन सी होती है आपकी, कोन सेल, एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर परसेप्शन। तो दिन के टाइम हमें कलर जब हम देखते हैं तो उसके लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है, कोन सेल्स। ठीक है, कोन्स ईच वन सेंसिटिव ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो कोन सेल्स जो होती है वो स्पेसिफिक जो आपका वेव है उसके लिए रेंज होती है स्पेशल। तो रेड कोन्स के लिए 64%, ग्रीन के लिए 32 और ब्लू के लिए 2%। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैसी है, मोनोक्रोमेटिज्म, जिसको एक कलर पहचानने में दिक्कत हो। द कंडीशन ऑफ कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस इन विच ऑल कलर्स अपीयर एज ए शेड ऑफ ग्रो। मोनो मीन्स सारे कलर एक जैसे दिखाई दे। ठीक है, क्लियर है, मीन्स सारे कलर होंगे वो ग्रे शेड्स के दिखाई देंगे। डाइक्रोमेट जिसमें दो जैसे दिखाई दे। द कंडीशन ऑफ पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस इन विच ओनली टू कलर आर परसेप्टेबल, जो दो कलर को पहचान सके, मीन्स उसको दो ही कलर दिखाई दे। डिलोटिज्म क्या है, कंडीशन वेयर कलर ब्लाइंड पर्सन हु अनेबल टू आइडेंटिफाई रेड एंड ग्रीन, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको ग्रीन और जो रेड कलर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ऐसे पर्सन को ना तो ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, ना वो ट्रेन का जो ड्राइवर है वो बन सकता है, ना आर्मी में उसको लिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ड्राइविंग में तो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उसको रेड लाइट और ग्रीन लाइट में वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको येलो दिखाई देगा। अब देखो जिसको कलर ब्लाइंड है, अब हमें तो ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये रेड और ये येलो, तो कलर ब्लाइंड वाले को क्या दिखाई देगा, सारे मीन्स येलो इस आपका दिखाई देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई दे रही है आपकी कलर ब्लाइंडनेस को शो करने के लिए। प्रोटोनोपिया क्या है, द कलर ब्लाइंडनेस कैरेक्टराइज बाय डिफेक्टिव परसेप्शन ऑफ रेड एंड कंफ्यूजन ऑफ रेड विद ग्रीन और ब्लू कलर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं ये। ड्यूटेरोपोनिया क्या है, फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंड बाय इनसेंसिटिविटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन को पहचानने में दिक्कत। आप देखो यहाँ पर ग्रीन है नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ये येलोइश। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपको टेस्ट करना हो तो आप इसमें जो नंबर्स हैं अगर वो आप सही बताते हो तो मीन्स आपको कलर ब्लाइंड आप नहीं हो। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो सर्कल्स है उनके अंदर कौन सा नंबर है। ठीक है, तो इसमें 25, 8, 12, 5, 6, 56, 8, 3, 45, 29, 29 एंड 15। तो अगर इनको आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मीन्स आपको कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है सिकल सेल एनीमिया। उसमें देखो पेडिग्री एनालिसिस जो थी आपका किसमें,
कलर ब्लाइंडनेस में वो वैसे ही होगी जैसे आपका हीमोफीलिया में था, क्योंकि ये भी एक्स लिंक्ड डिजीज है, रिसेसिव है, तो वैसे ही केस बनेंगे जैसे आपका उसमें बन रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। ये भी आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर का टाइप है। सिकल सेल एनीमिया मीन्स इसमें जो आपकी आरबीसी हो जाती है वो सिकल शेप हो जाती है ऐसी। ठीक है, क्लियर है, जिससे ब्लड में इनकी कमी हो जाएगी, जिससे एनीमिया कोज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। ये किसके कारण होती है आपका, अब देखो ये जो आपका नॉर्मल चेन है, नॉर्मल सीक्वेंस इन ह्यूमन अडल्ट हीमोग्लोबिन, इसमें क्या है कि यहाँ पर आपका ल्यूसिन, थ्रोनिन, प्रोलिन और ग्लूटामीन, यहाँ पर क्या है ग्लूटामीन, नॉर्मल जो आपकी चेन है उसमें ग्लूटामीन है, लेकिन जो म्यूटेंट है जिसके अंदर म्यूटेशन हो गई उसमें देखो क्या प्रेजेंट है आपका, यहाँ पर वैलिन आ गया। क्या आ गया, वैलिन। ग्लूटामीन को किसने रिप्लेस कर दिया, वैलिन ने। किसको रिप्लेस कर दिया, वैलिन ने। और स्टूडेंट्स एक मिस्टेक होगी, क्या है कि वहाँ पर जो मैंने बताया था कि जो आपका जीन है हीमोफीलिया के लिए वो HbA और HbS होती है। ठीक है, ये बोला था मैंने, वो इस केस में नहीं होती, वो आपके सिकल सेल में होती है। हीमोफीलिया में अगर हम मार्क करते हैं तो उसको XH से मार्क करते हैं, जैसे हमने कॉम्बिनेशंस में बनाए थे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। तो आपका जो सिकल सेल एनीमिया होते हैं उसमें हम डिजीज को किससे मार्क करते हैं, जो नॉर्मल जीन है वो होगा आपका HbA, और जिसके अंदर म्यूटेशन होगी जिसमें ग्लूटामीन की जगह वैलिन होगी, मीन्स यहाँ पर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से चेंज आ गया, तो ये जो आपका म्यूटेंट जो जीन है ये होगी आपकी HbS। ठीक है, ये क्या है HbS। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें आपका इसके कारण डिजीज कोज होती है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे सिकल सेल एनीमिया को, क्योंकि यहाँ पर टाइम है वो ज़्यादा हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपकी डिजीज बच गई क्रोमोजोमल डिजीज और सिकल सेल एनीमिया, इसको भी देखेंगे थोड़ा और डिटेल में। आपका जो और भी डिजीज है उनको भी देखेंगे, थैलेसीमिया था उसको भी जो डिटेल है उसकी देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने क्या क्या कवर किया है, मेन पेडिग्री एनालिसिस किया है। अगर आपको ये पेडिग्री स्टडी करना आ गया तो आप किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, आपको एक तरीका और बता रहा हूं, अगर आपको ये नहीं पता कि जो डिजीज है वो आपका रिसेसिव है या आपका डोमिनेंट है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि जिस जीन से डिजीज हो रही है वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है, तो उसका सिंपल सा तरीका है, जो डोमिनेंट होगी मीन्स अगर डिफेक्टेड जीन डोमिनेंट है तो वो सभी जनरेशन में क्या करेगी, एक्सप्रेस करेगी अपने आप को, और हर एक जनरेशन में आपको अफेक्टेड मिलेगा, मीन्स हर एक जनरेशन में आपको किसी न किसी के अंदर डिजीज मिलेगी। ठीक है, और अगर आपको हर जनरेशन में डिजीज नहीं मिल रही तो मीन्स वो रिसेसिव लिंक्ड जीन है। ठीक है, क्या है, रिसेसिव जीन है, क्योंकि रिसेसिव जीन आपका किसमें हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, वो अपने आप को जब एक्सप्रेस करेगी जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगी। ठीक है, तो रिसेसिव जीन जब एक्सप्रेस करेगी जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगी। ठीक है, तो ये तो तरीका है ये पता लगाने का कि जो डिजीज है वो रिसेसिव जीन के कारण है या डोमिनेंट के कारण, क्योंकि डोमिनेंट होगी तो डोमिनेंट तो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगी और होमोजाइगस में भी करेगी, तो हर एक जनरेशन में आपको डिजीज देखने को मिलेगी। ये तो हो गया आपका इसका। फिर अगर आपको ये पता लगाना है कि जो जीन है वो आपका सेक्स लिंक्ड है या नहीं, ठीक है, जो डिजीज है वो सेक्स लिंक्ड है या नहीं, तो इसको आप कैसे पता लगाओगे, अगर जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों के अंदर डिजीज देखने को मिल रही है, ठीक है, मीन्स अगर दोनों के अंदर बराबर डिजीज देखने को मिल रही है तो वो आपका सेक्स लिंक्ड नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको मेल के अंदर देखने को मिल रही है या फीमेल के अंदर देखने को मिल रही है, मीन्स या तो मेल के अंदर डिजीज आ रही है ज्यादातर तो भी आपका सेक्स लिंक्ड है, या फिर अगर आपको फीमेल के अंदर ही देखने को मिल रहा है तो भी आपका सेक्स लिंक्ड हो सकता है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, दो सिंपल ट्रिक है। अगर आपको क्वेश्चन आए और आपको नहीं पता कि ये सेक्स लिंक्ड है या नहीं, या रिसेसिव है या डोमिनेंट है, तो इसको हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।